पहले क्वेश्चन से ही देखिएगा, इनमें से कौन रजिस्टर या लेजर ऑनलाइन अनुरक्षित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर और लेजर इज मेंटेन ऑनलाइन? कौन सा जो डॉक्यूमेंट है, कौन सा जो है वो ऑनलाइन मेंटेन किया जा सकता है? बताइए सर। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आंसर को लिखिए। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं कर दायित्व टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर को ऑनलाइन मेंटेन कर सकता हूँ? क्रेडिट और कैश लेजर को कहाँ से क्वेश्चन है सर? टैक्स इनवॉइस और लेकर के हमने एक पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ा है। फटाफट से आंसर लिखिए। व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? बिल्कुल सही। चाहे कैश लेजर हो, चाहे क्रेडिट लेजर हो, चाहे लायबिलिटी रजिस्टर हो, मतलब कर दायित्व रजिस्टर हो, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आंसर क्या होगा? डी। समझिए सरकारी नौकरी की तरफ आप कैसे आगे बढ़ते हैं सर, देखिएगा बहुत सिंपल से क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल होते हैं हमेशा, और जितने ज़्यादा आपके लॉजिक क्लियर होंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर लॉजिक्स। सर बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, जितने ज़्यादा तेज़ी से, जितना ध्यान से आप क्वेश्चन करेंगे उतना तेज़ी से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, समझाता हूँ कि पूरा जो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जीएसटी का 100% जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनलाइन आ चुका है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर के जीएसटी की वर्किंग, जीएसटी के रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है। इसका मतलब है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ऑनलाइन, रिटर्न फाइल करने हैं ऑनलाइन, आपका केस चलेगा ऑनलाइन। तो जब सारी चीज़ें ऑनलाइन, तो ये छोटे मोटे रजिस्टर तो कैसे होंगे? ऑनलाइन ही होंगे। डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जीएसटी स्रोत पर कर की कटौती की जाती है। जीएसटी इज टीडीएस। जीएसटी पर कौन कटौती करेगा? नियोक्ता, सरकार, सरकारी विभाग या पूर्तिकर्ता? अगर जीएसटी पर, ठीक है, जीएसटी के कई सारे प्रोविजंस हैं, तो जीएसटी पर टैक्स चार्ज जो है वो कौन करेगा? बताइए सर। कर की कटौती मतलब कि जीएसटी के स्रोत पर कर की कटौती, मतलब जीएसटी के ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी जो है वो कौन लगाएगा? टीडीएस की लायबिलिटी नियोक्ता, एम्प्लॉयर लगाएगा। सर एम्प्लॉयर का तो कोई लिंक ही नहीं है, सैलरी पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो ये तो हट गया। सरकार, अरे सरकार थोड़ी लगाती है, सरकारी विभाग लगाता है। सरकार थोड़ी लगाती है, कौन लगाता है? सरकारी विभाग लगाता है। तो पूर्तिकर्ता जीएसटी लगाएगा, लेकिन जीएसटी पर टीडीएस जो कर की कटौती की जाती है वो कौन करेगा? वो सरकारी विभाग करेगा, और आपको वो भी जाकर के जमा करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही से। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी, ठीक है, समय पर जीएसटी भुगतान नहीं करने पर कितना ब्याज लगता है? इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर नॉट टाइम पेइंग जीएसटी। जीएसटी पर इंटरेस्ट कितना लगता है? 1%, 18%, 15% या 12%? बताइए, जीएसटी की रेट कितनी है? इंटरेस्ट कितना लगता है? इंटरेस्ट कितना लगता है? यस, वेरी गुड। जीएसटी पर इंटरेस्ट कितना लगता है? 18% लगता है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसकी रेट होती है 1% पर मंथ, और जो जीएसटी लगता है उसके ऊपर वो लगता है 1.5%। लेकिन 1.5% लिखा नहीं है, वो कितना है? वो 18% वार्षिक है। आप कह सकते हो, लेकिन वो रेट जो कैलकुलेट होती है वो डेज में कैलकुलेट होगी और 18% लगेगा। तो आंसर क्या होगा? 18%। जीएसटी का भुगतान किया जाता है प्रतिमाह, तिमाही, वार्षिक या साप्ताहिक? कितना इजी क्वेश्चन है। क्या जीएसटी में वीकली देता हूं, एन्युअली देता हूं? आलोक जी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाइएगा ताकि मैं देख पाऊं फटाफट से कि आप सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। कहीं गलती करेंगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मैं क्वेश्चन को भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बताइए सर, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि जीएसटी का भुगतान किया जाता है प्रतिमाह, तिमाही, वार्षिक या साप्ताहिक? पर मंथ, एनम, क्वार्टरली या मंथली?
बिल्कुल सर, हमारा जो जीएसटी है वो चलता है QMPS, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। टैक्सेस का जो पेमेंट है वो तो आपको मंथली ही करना होगा। जीएसटी का भुगतान मंथली बेसिस पर चलता है। कौन सा बेसिस पर चलता है? मंथली बेसिस पर चलता है। नेक्स्ट, चालान द्वारा किया गया भुगतान किस रजिस्टर या लेजर में क्रेडिट होगा? इन विच रजिस्टर और लेजर विल द पेमेंट मेड बाय चालान बी क्रेडिटेड? किस पर होगा सर, बताइए किस पर होगा? इधर देखिए। हाँ जी ज्योति जी, 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए सर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ज्योति जी, चित्रा जी, हर्ष जी, अंकुश, वेरी गुड, क्या बात है। अब आंसर आने लगे हैं फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चालान द्वारा भुगतान किस रजिस्टर, ध्यान रखिएगा गलती से भी इसका आंसर, गलती से भी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव मत कर देना। एक हिंट पहले ही दे रहा हूं, क्योंकि एक ही लेजर में वो जाएगा, सारे लेजर में भुगतान नहीं जाएगा। कर दायित्व में जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी में, क्रेडिट में, कैश में, या सभी में? समझ गए होंगे। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर, इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से अंकुश, आलोक, क्या हो गया? फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। आपका आंसर क्या होगा? कौन से रजिस्टर में ये पेमेंट जाएगा? बिल्कुल सही कहा, ये कौन से में जाएगा? ये सी, मतलब कि कैश लेजर में जाएगा। किसमें जाएगा? ये कैश लेजर में जाएगा। बिल्कुल सही ज्योति जी, बिल्कुल सही आंसर। महेश जी और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष का प्रयोग किस दायित्व के विरुद्ध किया जाता है? अगेंस्ट विच ऑब्लिगेशन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड? कहाँ यूज किया जा सकता है? कहाँ यूज किया जा सकता है? क्रेडिट लेजर, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा हूं मैं। क्रेडिट लेजर का भुगतान आप किस लेजर में कर सकते हो? क्रेडिट लेजर के बारे में बात कर रहा हूं, बताइए। पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से। दे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स जो पेबल है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, या ऑल ऑफ द अबोव? बताइए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। बिल्कुल सर, किसके? ए, आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में। बिल्कुल सही, सही आंसर देने वालों में हर्ष है, कोमल है, अमृत है, अमरावती है, और सॉरी दोनों एक ही है, कोमल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर। चेतन, चेतन बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन। रिफंड का दावा कौन करता है? पूर्तिकर्ता, प्राप्तिकर्ता, सरकार, या उपभोक्ता? रिफंड इज क्लेम्ड बाय सप्लायर, रिसिपिएंट, गवर्नमेंट और कंज्यूमर। बोलिए। बोलिए 7th। बिल्कुल सर, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, आपूर्तिकर्ता। रिफंड का दावा सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? रिफंड का दावा सिर्फ और सिर्फ सप्लायर कर सकता है। रिसिपिएंट मतलब कि प्राप्तकर्ता इसका दावा नहीं कर सकता है। कौन करेगा सर? सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ही इसका दावा कर सकता है। क्वेश्चन में, रिफंड स्वीकृत करने की समय सीमा, टाइम लिमिट फॉर सैंक्शनिंग ऑफ रिफंड, 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन, या 2 माह? बोलिए, बोलिए। टाइम लिमिट फॉर रिफंड, रिफंड कितने समय में इशू किया जाएगा? ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। रिफंड स्वीकृत करने का अधिकतम समय, अब ध्यान रखिएगा यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 60 डेज या 2 मंथ। तो
जो एक्ट में लिखा हुआ है वही आपको फॉलो करना होगा। एक्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्ट में लिखा हुआ है सी, मतलब कि 60 दिन के अंदर मैक्सिमम ये जो है ये आपका क्या करना होगा, आपको इसको यूटिलाइज करना होगा। कितने दिन के अंदर? आंसर क्या रहेगा? सी। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या रहेगा? सी। रिफंड की राशि कहाँ जमा कर देती है? द रिफंड अमाउंट इज डिपॉजिटेड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कंज्यूमर वेलफेयर, बैंक अकाउंट या गवर्नमेंट? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए, आंसर क्या है? आंसर है कंज्यूमर वेलफेयर मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? कंज्यूमर वेलफेयर मेथड। कंपोजिशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 10, कंपोजिशन योजना के अधीन किसी निर्माता द्वारा विकल्प स्वीकृत स्तर में जीएसटी की दर क्या होगी? इन द इवेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कंपोजिशन, देखिए आपके पास में हमेशा जीएसटी की दो स्कीम होती है। पहली होती है आपकी नॉर्मल स्कीम, दूसरी होती है आपकी कंपोजिशन। कंपोजिशन किसके लिए होती है? कंपोजिशन स्कीम होती है नॉर्मली, कंपोजिशन स्कीम होती है नॉर्मली छोटे व्यापारियों के लिए, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं होती, उनके ऊपर कौन सा चलता है? उनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम चलती है। कौन सी चलती है? उनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम चलती है, ठीक है, ताकि उनके ऊपर जीएसटी की बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर जीएसटी की बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं आए, और एक सामान्य तरह से वो टैक्सेस का क्या कर पाए? पेमेंट कर पाए, कम टैक्स कर पाए, कम लायबिलिटी के अंदर वो काम कर पाए। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, कंपोजिशन में निर्माता द्वारा, ठीक है, जीएसटी की दर क्या होगी? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, इस रेट को करिएगा 1%। इस रेट को कितना करिएगा? 1%। हाँ जी, आंसर दीजिए सर। यस सर, बिल्कुल सही कहा। इसके ऊपर जो दर है वो कितनी है? बी। इस पर 0.5% CGST और 0.5% SGST चार्ज होता है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 1% चार्ज होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंसर सही देने वाले में है मौर्य जी और आलोक जी, ज्योति जी और महेश जी, बिल्कुल सही आंसर। अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ता द्वारा कंपोजिशन का विकल्प स्वीकृत है क्या? अगर आप इंटरस्टेट सेल करते हो, इंटरस्टेट मतलब क्या हो गया? अगर मैं राजस्थान से एमपी माल बेच रहा हूँ, राजस्थान से मैं एमपी माल भेज रहा हूँ, राजस्थान से कहाँ माल भेज रहा हूँ? एमपी माल भेज रहा हूँ, तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी, क्या मैं कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूँ या मेरे लिए कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? बताइए। द ऑप्शन ऑफ कंपोजिशन इज एक्सेप्टेंस बाय इंटरस्टेट, यस नो, केंद्र सरकार की अनुमोदना या सरकार? देखिए ये अनुमोदना तो यहाँ काम करती नहीं सर, मोदी जी का राज चल रहा है, किसी की अनुमोदना से कोई काम होता नहीं। तो आप बताइए अंतरराज्यीय व्यापारी को, क्या बात है, आलोक, पिंकी, महेश बिल्कुल सही आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 का। अंतरराज्यीय आपूर्तिकर्ता के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। कंपोजिशन स्कीम जो लाने का जो मुख्य ध्येय वाक्य था कि सर कैसे और किस कंडीशन में, किस रूप में एक व्यक्ति के ऊपर कंपोजिशन स्कीम लगाई जाती है। समझिए कंपोजिशन स्कीम कब लगाई जा सकती है? जो व्यवसायी छोटा है, ज़्यादा सेल नहीं करता है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, तो उसको हम कंपोजिशन स्कीम देते हैं। बाकी कभी भी हम कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट अलाउ नहीं करते हैं। तो कंपोजिशन, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है, माफ कीजिएगा, बट आपको कंपोजिशन का बेनिफिट अलाउड नहीं होगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है? फटाफट से यस भी लिखते जाइएगा। पिंकी जी बिल्कुल सही आंसर दिया था आपने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सेवा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नहीं आती है, नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा चार्ज भी समझा देता हूँ। चार्ज
मतलब कि टैक्स लगाने की दो टेक्निक होती है। एक होती है FCM मतलब फॉरवर्ड, और दूसरी होती है RCM मतलब कि रिवर्स। रिवर्स चार्ज क्या कहता है और फॉरवर्ड चार्ज क्या कहता है, दोनों को ये भी समझ लीजिए, ठीक है। फॉरवर्ड या चार्ज ये कहता है कि जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसको टैक्स लगाना होता है, और रिवर्स चार्ज ये कहता है कि जो रिसीवर है, ऐसे माल देखो, फॉरवर्ड चार्ज होता है मैं माल बेच रहा हूं तो मेरे को टैक्स देना, सही बात है सर, जो माल बेच रहा है वो तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन RCM उससे भी आगे जाता है। RCM क्या होता है, जो माल परचेज कर रहा है, जो माल खरीद रहा है, इज लायबल टू पे टैक्स। सर ऐसे कैसे होता है, बिल्कुल सर, यहाँ हो सकता है जो पर्सन माल खरीद रहा है उसको क्या देना पड़ रहा है, टैक्सेस। कब हो सकता है, माल परिवहन एजेंसी, यात्री परिवहन सेवा, बीमा एजेंट या कंपनी संचालन, GTA, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज GTA पर लगता है, एक बता देता हूँ, चलो एक बताता हूँ, GTA पर रिवर्स चार्ज लगता है, पहला ही प्रोविजन है, सेक्शन 9 पहला ही प्रोविजन है, बिल्कुल लगता है इसके ऊपर। बताइए, तो बाकी बचे 3 किसमें नहीं लगता है, बीमा एजेंट पर लगता है, इंश्योरेंस पर लगता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर नहीं लगता है, ठीक है। तो मतलब जो A है, C है और D, इनके ऊपर कौन सा आता है, रिवर्स चार्ज, और B के ऊपर कौन सा आता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म काम करता है। क्लियर, चलिए, रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर कौन चुकाता है, पूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, ग्राहक या जॉब वर्कर, सप्लायर, रिसिपिएंट, कस्टमर या जॉब वर्कर। कस्टमर तो कभी देता ही नहीं, ठीक है। हाँ जी, बताइए सर, अच्छा क्वेश्चन है कि टैक्स कौन देगा। वैसे अगर आपने इसका पहले वाला क्वेश्चन अगर मुझसे सुन लिया तो 99% चांस है कि आप इसका भी आंसर कर पाएंगे, और मेरे ख्याल से इसका आंसर आपने कर दिया होगा। बताइए सर, पूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, ग्राहक, क्या, बिल्कुल सर, आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा B, आपका कौन, प्राप्तकर्ता। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कौन कर चुकाता है, प्राप्तकर्ता कर चुकाता है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़िएगा सर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपको। पूरा समय लेकर के एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। निम्नलिखित माल रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। द फॉलोइंग गुड्स हैव बीन नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज। कौन से गुड्स, कौन से, ठीक है, पिंकी, नहीं नहीं नहीं, और सोचिए, सारे गुड्स नोटिफाइड नहीं किए जा चुके हैं अभी तक। तंबाकू के पत्ते फॉरवर्ड चार्ज, काजू फॉरवर्ड चार्ज, उपभोग सभी हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, तेंदू लीव्स। आंसर क्या है, बी पर अभी तक, ठीक है, अभी तक इसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगाया गया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगता है बताइए, इस पर आज भी लगता है कौन सा, फॉरवर्ड चार्ज। बाकी तीनों पर कौन सा लगता है, फॉरवर्ड चार्ज, और इस तेंदू पत्ता के ऊपर कौन सा लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। बोलिए, क्लियर हुआ। 15, कंपोजिशन की दशा में कर की दर 0.5, 1, सामान्य, अधिकतम। कंपोजिशन में रेट ऑफ टैक्स कितनी होती है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15, बताइए। बताइए, बिल्कुल सर, अभी हमने थोड़ी देर बाद की दी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया। इसके ऊपर कंपोजिशन की जो रेट है वो कितनी रहेगी, 1%। आलोक जी बिल्कुल सही आंसर, महेश जी बिल्कुल आंसर, ज्योति बिल्कुल आंसर, बिल्कुल सही, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने। ये रहा क्वेश्चन, लेखे रखने का स्थान होता है, द प्लेस ऑफ कीपिंग अकाउंट्स कौन सा होता है, कारोबार का मूल स्थान, अन्य स्थान, परिसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, समझिएगा कि मूल स्थान पर रखें,
दूसरे स्थान पर रखें या हम कहाँ पर रखें, क्योंकि अगर आपने गलती से भी डॉक्यूमेंट्स कहीं और रख दिए और आपके ऑफिस के ऊपर जीएसटी वाले आ गए, तो फिर हमसे मत कहना कि यार डॉक्यूमेंट कहाँ है, डॉक्यूमेंट तो आपको वहीं रखने थे। तो 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? लेखे रखने का, प्लेस ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको कहाँ रखने पड़ेंगे? मूल स्थान पर, अन्य स्थान पर, परिसर में या उपयुक्त सभी? बोलिए। बिल्कुल सर, ऑल ऑफ द अबोव। लेखे रखने का स्थान ये सारे हो सकते हैं, चाहे जहाँ से आप मुख्य व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको सारे प्लेसेस बताने होंगे कि आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, कौन सा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कौन कौन से व्यवसाय पे आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो ये जो आप डॉक्यूमेंट्स है, आप इनमें से किसी भी जगह पर रख सकते हैं। क्लियर? लेखों को धारण करने की अवधि कितनी है? कितने वर्ष तक आपको या कितने मंथ्स तक आपको लेखे अपने पास रखने होंगे? ये समझिए क्या होगा। जैसे मान लो जीएसटी ऑफिसर कभी आपकी शॉप पर आया, ठीक है, और बोलता है कि भैया डॉक्यूमेंट्स दो। आप बोलते हो ये लो डॉक्यूमेंट्स। तो कितने टाइम पीरियड तक के डॉक्यूमेंट्स वहां पर रखने ही रखने पड़ेंगे? मतलब कि उतने टाइम पीरियड के बाद के डॉक्यूमेंट नहीं रखोगे तो भी चलेगा। सुना है? कितने टाइम तक के डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर रखने ही रखने पड़ेंगे? व्हाट विल बी द टाइम लिमिट फॉर जीएसटी? ठीक है, तो जीएसटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कितने टाइम पीरियड तक अपने पास में मेंटेन करने पड़ेंगे? हाँ जी, तो इसका आंसर है कि आपको कम से कम, ठीक है ना, कितने, ठीक है, कम से कम 72 माह, मतलब कि कितने हो गए? 6 ईयर्स, 6 साल तक के डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कंपनीज एक्ट में ये अलग रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स में अलग रिक्वायरमेंट है, जीएसटी में रिक्वायरमेंट अलग है। जीएसटी की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है? ध्यान रखिएगा, जीएसटी में जो बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको 6 साल, मतलब कि 72 महीने तक अपने पास रखने पड़ेंगे। तो 6 साल तक की पुरानी इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांगी जा सकती है, 6 साल से पहले की इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी जा सकती है। खातों का अनुरक्षण, अकाउंट्स आर मेंटेन इन व्हाट फॉर्म? खातों का अनुरक्षण किस रूप में होता है? मानव रचित, इलेक्ट्रॉनिक, दोनों, या दोनों में से कोई एक? वो ध्यान से सुनना, मानव निर्मित, इलेक्ट्रॉनिक, दोनों या दोनों में से कोई एक? बताइए। हाँ जी, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? आप जिस फॉर्मेट में रखना चाहे आप उस फॉर्मेट में रख सकते हैं। चाहे आप रखिए मनुष्य रूप में, मतलब कि फिजिकल मोड में, चाहे आप रखिए उसको ऑनलाइन मोड में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, दोनों ही फॉर्म में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे किसी भी फॉर्म में रखिए। 19, यदि किसी वर्ष में आवर्त, मतलब कि आपका टर्नओवर किससे एक्सीड हो जाए? 2 करोड़ से। अगर आपका टर्नओवर किससे एक्सीड हो जाए? 2 करोड़ से, तब खातों को निम्न के द्वारा अंकेशित कराना होगा। सीए, लागत, अ या बी, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। सीए, लागत लेखांकन, दोनों में से कोई एक या और दो? क्या आंसर होगा? आंसर इज सी, अ या ब। 20, लेखा पुस्तकें एवं अन्य रिकॉर्ड कहाँ अनुरक्षित किए जाएंगे? कहाँ आपको इनको रखना पड़ेगा? बोलिए। पुस्तकें एवं खाते जिस स्थान पर अनुरक्षित हैं, स्वामी, साझेदार, संचालक, प्रधान अधिकारी के पते पर, पंजीयत प्रमाण पत्र में उल्लेखित व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से रखने पड़ेंगे?
बताइए किस स्थान पर आपको लेखा की जो है वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो प्रमाणित अधिकारी है उसके घर पे आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सी, जहाँ पर आपने देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको बताना होगा कि व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बिजनेस। बिल्कुल पिंकी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप ये वाला एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल बहुत सही दिया आंसर आपने। और कम ही बच्चे होते हैं जो इस लेवल के क्वेश्चंस का भी आंसर कर पाते हैं, वेरी गुड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर आप माल किसको बेच रहे हैं, अगर आप माल बेच रहे हैं किसानों को, तो किसानों की पूर्ति की दशा में कर मुक्त माल नहीं है। कौन सा माल एग्जम्प्टेड नहीं है? ठीक है, उपकरण, बीज, खाद या आहार, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, सीड्स, फर्टिलाइजर या एनिमल फीड, बताइए। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है सी, रासायनिक खाद। ठीक है, तो रासायनिक खाद कर मुक्त माल नहीं है। कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एग्जम्प्ट करे हुए हैं, प्रमाणित बीज भी एग्जम्प्टेड है, पशु आहार भी है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है उसको एग्जम्प्टेड सरकार ने अभी तक नहीं किया है। अब ये पता नहीं सरकार ने क्यों नहीं किया, और कुछ समय में हो सकता है कि सरकार इनको अनुग्रहित कर दे और एग्जम्प्टेड कर दे, पर अभी तक नहीं किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के उपयोग में आने वाली वस्तुएं कर मुक्त नहीं है। कौन कौन सी वस्तुएं कर मुक्त नहीं है, बताइए सर। पुस्तकें, पेन, स्लेट, चौक, स्टॉक, बोलिए। बुक्स, पेन, स्लेट या चौक, कौन सी वस्तु है जो आप प्रयोग में करते हैं और एग्जम्प्टेड नहीं है? कभी आपने देखा है क्या बिल पर ध्यान ही नहीं दिया होगा? अगर कभी बिल पर ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आप आंसर सही कर पाएंगे। बताइए सर, इसका आंसर क्या है? पेन। बुक्स एग्जम्प्टेड है, स्लेट और चौक भी एग्जम्प्टेड है, लेकिन पेन एग्जम्प्टेड नहीं है। कर योग्य सेवाओं की सूची में सम्मिलित नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है? कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं है, बताइए सर। क्वेश्चन रिवर्स है, पढ़िए आराम से। बताइए। बिल्कुल सर, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को अभी भी क्या कर रखा है? एग्जम्प्ट कर रखा है। एक इंजीनियर, मेरी सेवाएं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेरी सेवाएं, या एक वकील, इन सब की सेवाओं को अभी तक टैक्सेबल कर दिया है, लेकिन डॉक्टर्स की सर्विसेज आज भी जीएसटी से एग्जम्प्ट है। सोचिए, डॉक्टर्स वैसे ही हमसे इतनी ज़्यादा फ़ी लेते हैं, जीएसटी लग जाएगा तो फ़ी कितनी बढ़ जाएगी। तो आवश्यक सेवाएं जो होती है, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उन सबको अभी भी एग्जम्प्ट किया हुआ है। बिल्कुल पिंकी जी, बिल्कुल सही आंसर दिया था आपने। क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई सेवाएं कौन सी है? कर योग्य, कर मुक्त, आंशिक कर मुक्त या उपयुक्त में से कोई सी? सर्विस रेंडर्ड टू द आरबीआई आर टैक्सेबल, टैक्स फ्री, पार्शियल टैक्स फ्री, बोलिए। ये अभी कुछ समय पहले एक रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर है आरबीआई को अगर आप सेवाएं देते हैं, ठीक है ना, आरबीआई को, हाँ बताइए फटाफट से, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का, जल्दी 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 आंसर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सर, आरबीआई को जो सर्विसेज दी है वो कर मुक्त होती है। बिल्कुल पिंकी जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बी, कर मुक्त होती है। ठीक है, ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जीएसटी अधिनियम में कर मुक्त माल की अनुशंसा की जाती है, कौन करता है? टैक्स फ्री गुड्स आर रिकमेंडेड, कौन रिकमेंड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव? बोलिए, कौन इसको बताता है कि ये गुड्स हमें एग्जम्प्टेड करना है, या ये गुड्स हमें टैक्सेबल करना है, या इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना है? ये जो बताता है, ये आखिर बताता कौन है? हाँ जी, बताइए। ठीक है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये
काउंसिल करती है स्टेट गवर्नमेंट या नन? तो समझिएगा, इट इज डन बाय द जीएसटी काउंसिल। कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। इसके एक मुख्य सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे बड़ी प्रतिशत, ठीक है, वो कौन सी है? वो है जीएसटी काउंसिल। बिल्कुल दीपांशु बिल्कुल सही आंसर है, प्रिया बिल्कुल सही आंसर है, ओहू उसके क्या नाम है, चित्रा बिल्कुल सही आंसर है, ज्योति जी बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर है बी। सर कौन है? ये जीएसटी काउंसिल है जो इसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करती है? इट इज़ कंट्रोल बाय जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे। इंडिया में क्या है, सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर कौन है? जीएसटी काउंसिल। फिर उस जीएसटी काउंसिल का हेड कौन है? सीधा फाइनेंस मिनिस्टर्स की हेड है। तो सीधा निर्मला सीतारमण जी, आज के तारीख में बात किया तो निर्मला सीतारमण जी इसके हेड है और वो इसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। क्वेश्चन बढ़ेगा, कर मुक्त माल कौन सा है? शक्कर, गुड़, खांडसारी या इनमें से कोई नहीं? शुगर, जैगरी, खांडसारी और नन ऑफ द वो, इनमें से ये बताना है आपको कि कौन सा माल कर मुक्त है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। शुरू के जो 4 स्टूडेंट है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। फटाफट से बाकी सारे लोग भी लिखिए आंसर क्या है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26। हम चाहते हैं कि सारे के सारे बच्चे एक बार देख ले, आंसर दे दें। बिल्कुल सर, इनमें से कर मुक्त माल कोई नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर है डी, इनमें से कोई भी माल कर मुक्त नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट से लिखिए सर, कमेंट में लिखिए, कमेंट देख पा रहा हूं मैं सारे बच्चों के। हाँ जी दिनेश, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, जल्दी जल्दी लिखिए सर। अगला क्वेश्चन, जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट पर इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट का क्वेश्चन है, किसके बारे में है? जीएसटी इनपुट क्रेडिट का क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हैं सर? जीएसटी इनपुट क्रेडिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जीएसटी इनपुट क्रेडिट जॉब वर्कर, प्रधान प्राप्तकर्ता या सभी? जॉब वर्कर, प्रधान, रिसिपिएंट और वो what are the input credit और input set to job workers। अगर जॉब वर्कर पर माल भेजा जाता है, थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा, क्वेश्चन को भी समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। अगर मिस्टर एक्स कोई पर्सन है और अगर ये माल कहाँ भेजते हैं? ये माल भेजते हैं जॉब वर्कर के पास। जॉब वर्कर है मिस्टर वाई, तो क्रेडिट किसको मिलेगी? कौन वो पर्सन होंगे, कौन वो व्यक्ति होंगे जो इस क्रेडिट के लिए एलिजिबल होंगे? किसे मिलेगी? जॉब वर्कर को मिलेगी। प्रधान मतलब कौन है? प्रधान मतलब ओनर, जिसने गुड्स सेंड किया है उसको मिल रही, ठीक है। ओनर ऑफ गुड्स जैसे मिस्टर एक्स, ये क्या कहलाएंगे? प्रधान। क्या कहलाएंगे? ये प्रधान मतलब कि ओनर, इनको मिलेगी, जॉब वर्कर को मिलेगी। प्राप्तकर्ता जो रिसीव कर रहा है उसको क्रेडिट मिलेगी या सभी को क्रेडिट दी जाएगी? तो पहला ही समझ गए होंगे, जीएसटी क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा था ना कि सबको तो क्रेडिट मिलती ही नहीं है, उपरोक्त सभी तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही कहा, आपका आंसर रहेगा बी, प्रधान। प्रधान मतलब ओनर, सर जिसने माल खरीदा है। ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को। जो व्यक्ति माल को खरीदता है, जो व्यक्ति गुड्स को परचेज करता है, इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। जो परचेज कर रहा है, जॉब वर्कर इज नॉट एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। जॉब वर्कर को क्रेडिट मिलेगी क्या? सर नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जॉब वर्कर क्रेडिट के लिए यहां पर एलिजिबल ही नहीं है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। बोलिए, क्या आपको बात समझ में आई क्या? क्या जॉब वर्कर क्रेडिट मिलती है क्या? नहीं सर। इस केस में जो टैक्स देना है वो भी कौन देगा? सेलर। तो क्रेडिट भी किसको मिलेगी? सेलर इज एलिजिबल फॉर द, मतलब ये जो ये है, ये व्यक्ति है जो प्रधान है, ये हमारा क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़िएगा क्वेश्चन को। शून्य दर पूर्ति में सम्मिलित है। शून्य दर पूर्ति में क्या सम्मिलित है? माल या सेवाओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, सेज विकासकर्ता, सेज और इकाई माल की पूर्ति
और वो दोनों की, ए और बी दोनों, ठीक है। एक्सपोर्ट, सेज डेवलपर और यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विस, बोथ ए एंड बी। अच्छा क्वेश्चन है। शून्य दर, देखिए पूरे जीएसटी में जो कर की दरें होती है वो किस तरह से होती है। एक तो जो भी रेट आ रही है वो, मान लीजिए आपके पास 5% है, 28% है, 14% है, वो वाली रेट होगी। दूसरा आता है कि सर कोई हो सकता है क्या, एग्जम्प्टेड, और एग्जम्प्टेड के बाद तीसरा जो आ सकता है उसको हम बोलते हैं 0%। तीसरा जो पॉइंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर जीरो रेटेड में कौन व्यक्ति एलिजिबल है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, मैंने क्लास में पढ़ाया है जीरो रेटेड। बताइए सर जीरो रेटेड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो माल एवं सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं, जो गुड्स को क्या करते हैं, जो गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और सेज के डेवलपर और खुद सेज, ये दोनों ही इसमें एलिजिबल है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा डी। बिल्कुल, कई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा। हाँ, जो देख रहे हैं बिल्कुल कमेंट करते जाइए, सही है, ओ सही, बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जॉब वर्कर के लिए प्रधान कौन है, अभी पढ़ाया था। जॉब वर्कर के लिए प्रधान कौन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सादिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जॉब वर्कर के लिए प्रधान कौन है, अभी हमने कराया था इसके बारे में कि सर प्रधान किसे माना जाता है, कौन होगा वो व्यक्ति जो प्रधान होगा। ऐसा व्यक्ति जो जॉब वर्कर के लिए इनपुट भेजता है, पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति जो जॉब वर्कर के लिए इनपुट माल की पूर्ति करता है, पंजीकृत कर व्यक्ति जो जॉब वर्कर के लिए इनपुट या पूंजीकृत माल भेजता है। क्या वो पूंजीकृत माल भेजता है या इनपुट और पूंजीकृत दोनों माल भेजता है, ये आपको बताना है। हाँ जी, या डी सिर्फ पंजीकृत व्यक्ति। पहले इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। हु इज द हेड ऑफ द जॉब वर्कर, अ पर्सन हु रिसीव द इनपुट फॉर जॉब वर्कर एंड सेंड द कैपिटल गुड्स, रजिस्टर्ड एक्सेल पर्सन हु प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर द जॉब वर्कर, एंड रजिस्टर्ड एक्सेल पर्सन हु पे, जो पे कर रहा है वो, या जो प्रोवाइड कर रहा है वो, या पहला कौन सा है, हु रिसीव द इनपुट, और डी रजिस्टर्ड पर्सन। बताइए कौन यहां पर आपके लिए माना जाएगा प्रधान, मतलब कि किसको यहां पर क्रेडिट मिलेगी, कौन एलिजिबल है क्रेडिट के लिए, बताइए सर। कौन एलिजिबल है क्रेडिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल सर, जो भी व्यक्ति पंजीकृत है, ऊपर वाले पॉइंट से फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर वाले पॉइंट से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप क्या हो, अगर आप पंजीकृत हो, अगर आप पंजीकृत हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे, तो आप प्रधान हो जाओगे। आपको क्या होना है, सिर्फ आपको पंजीकृत होना है। इन तीनों में से ऊपर ए बी सी में से कोई भी काम करें चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो पंजीकृत होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो वो एलिजिबल है। आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे आप डी। बोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है हमारा, टेक्निकल टीम से निवेदन है कि एक बार फटाफट से आ जाइए और चेक कर लीजिए बोर्ड को। हाँ जी, तब तक हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लाइव क्लास हम रुक नहीं सकते, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 30। संग्रह पश्चात करके जमा नहीं कराने पर नोटिस निर्गमन संबंधी समय सीमा क्या है। व्हाट इज द, हाँ जी चल गया सर, चल गया बोर्ड। हाँ जी, मक्खी बैठी हुई थी हाँ जी, क्या समय सीमा है, कोई समय सीमा नहीं है। 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस फॉर नॉन डिपॉजिट ऑफ टैक्स आफ्टर कलेक्शन। आपने सामने वाली पार्टी से जीएसटी ले लिया, अब वो जीएसटी सरकार को जमा कराने की ड्यू डेट क्या है, कितने टाइम पीरियड में जमा कराना, कोई समय नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, जब जमा कराओ, 1 साल, 3 साल या 5 साल। बताइए सर क्या इस केस में समय सीमा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 30, बताइए सर क्या समय सीमा रहेगी। बिल्कुल सर, इसकी समय सीमा, जो मैक्सिमम समय सीमा है वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष के भीतर जमा हो जाना चाहिए। वैसे तो आपको हाथों जमा कराना है, लेकिन अगर आप कभी नहीं भी कराते तो लास्ट डेट जो रहेगी वो 5 साल। सरकार ने एक बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया हुआ है समय सीमा की डेट, 5 साल तक का टाइम दिया हुआ है। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको जमा कराना ही कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कर के रूप में संग्रहित कोई राशि केंद्र या राज्य सरकार के खाते में जमा कराई जाएगी, कब।
एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स शैल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा क्वेश्चन है। ओनली व्हेन द सप्लाई इज टैक्सेबल, जब पूर्ति कर योग्य है। अच्छा बताइए, पूर्ति अगर एग्जम्प्टेड है तो टैक्स बनता है क्या? सर आप बोलेंगे टैक्स तो बनता ही नहीं, टैक्स तो बनता ही नहीं है। सेकंड, वेदर द सप्लाई इज टैक्सेबल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज अनपेड, पूर्ति कर योग्य हो अथवा नहीं जिसके संबंध में अदत्त है। ओनली व्हेन द सप्लाई इज नॉट टैक्सेबल, केवल तभी जब पूर्ति कर योग्य नहीं है। या डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सर क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि कब ये जो, हाँ बताइए सर, मैं आपको अगर मैं हिंट दूंगा तो आप आंसर फटाफट कर लेंगे, ठीक है? हाँ जी, ध्यान रखिएगा। वेदर द सप्लाई इज टैक्सेबल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज अनपेड, किसी भी सप्लाई जिसका टैक्स अनपेड है, जिसका टैक्स क्या है? अनपेड है, उसे आपको सरकार को जमा करवाना ही करवाना पड़ेगा विदाउट एनी अदर एक्सेप्शन। किसी भी एक्सेप्शन को छोड़ के वो आपके लिए कर योग्य हो जाएगी, आपको जमा कराना पड़ेगा। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई कपट करी है, कोई मिथ्या वर्णन, कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, या तथ्यों में छिपाव किया है, कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, किसी भी तरह की चोरी वगैरह आपने कुछ करी है, अगर आपने कोई गड़बड़ वगैरह करी है, तो आदेश निर्गमन की समय सीमा कितनी है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर? तो बताइए सर, समय सीमा जो है वो आपके लिए कितनी है? हाँ जी, तो बताइए समय सीमा कितनी है निर्गमन नोटिस की, ऑर्डर से ऑर्डर देने की समय, अगर आपने कोई फ्रॉड वगैरह किया है तो उसकी समय सीमा कितनी है? बिल्कुल सर, इसकी भी समय सीमा कितनी है? सरकार 5 वर्ष के भीतर, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई फ्रॉड किया है तो सरकार आपके दरवाजे पर, मतलब कि ऑर्डर इश्यू करने के लिए कितने टाइम लिमिट है सरकार के पास? 5 साल। अगर 5 साल लैप्स हो गए तो उसके बाद बहुत सीरियस केस हो तो बात अलग है, बाकी 5 साल के बाद में आपके ऊपर नोटिस जनरेट नहीं होगा। इसको गलत सलाह मत मानिएगा, इसका मतलब ये है कि 5 साल तक मैक्सिमम जो है वो सरकार को ऑर्डर पास करना होता है, आपको नोटिस वगैरह देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 33 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, किसी सुनवाई को अधिकतम कितने बार स्थगित किया जा सकता है? किसी भी सुनवाई को कितनी बार स्थगित, आपने सुना होगा ना तारीख पर तारीख, तो जीएसटी में ऐसा नहीं कि तारीख पर तारीख लेते ही जाइए, वो कोर्ट पे होता है। जीएसटी में मैक्सिमम कितनी तारीख होगी? 1, 3, 5 है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी देखिए आंसर, आपके सारे कमेंट मेरे सामने विजिबल हैं, जल्दी देखिए सर आंसर। 1 बार, 3 बार, 5 बार, या इनमें से कोई नहीं? सर आंसर इज सी विच इज 5 टाइम्स। सॉरी, आंसर इज बी, माफ कीजिएगा, आंसर क्या है? आंसर है बी, 3 बार। मैक्सिमम कितनी बार आप एडजर्नमेंट ले सकते हैं? तो हियरिंग कैन बी एडजर्न फॉर 3 टाइम्स ओनली। 3 बार मैक्सिमम एडजर्नमेंट किया जा सकता है, 3 बार के बाद में एडजर्नमेंट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अंतरराज्यीय पूर्ति पर कर लगता है? बताइए सर, अंतरराज्यीय पूर्ति पर कितना कर लगता है? हाँ जी, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो कौन सा टैक्स लगता है? एसजीएसटी, सीजीएसटी। तो शुरुआती क्लासों में पढ़ाया है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये कब कब लगता है? अगर आप अंतरराज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य पर माल बेचते हैं तो सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है और नाम रहता है आईजीएसटी। बिल्कुल सही आंसर देने वाले हैं इस आंसर को, ये आंसर बहुत बच्चों ने सही दिया, बिल्कुल सही बेटा। 35, एकीकृत जीएसटी राज्यों में सामान्य दर को बांटा जाता है 2:1 में, बराबर केंद्र सरकार द्वारा, या सभी राज्यों में बराबर? इन द रेशियो ऑफ 2:1, इक्वल्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिसिप्लिन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इक्वल इन ऑल स्टेट? बताइए सर,
एकीकृत जीएसटी देखिए, एकीकृत जीएसटी कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो क्या वो अपने पास ही रखेगी? नहीं सर, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो क्वेश्चन है कि किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? केंद्र सरकार एक अनुपात बनाएगी, उस रेशो में होगा? 2:1 में होगा? बताइए कैसे होगा? तो इसका जो अनुपात है वो लिखा हुआ है इक्वल। अगर ये नहीं भी याद है तो यहाँ बैठ करके याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी वेट की तैयारी कर रहे हैं सर, क्वेश्चंस करिए ही करिए, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए ही करिए, आपको करने ही करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन 36, माल के आयात की स्थिति में पूर्ति का स्थान क्या है? अगर आप माल को आयात करते हैं तो पूर्ति का स्थान क्या होगा? माल की निकासी के स्थान पर सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क बंदरगाह से निकासी पश्चात सपुर्दगी का स्थान, आयातक का स्थान माल का स्वामी, कस्टम्स पोर्ट, प्लेस ऑफ सनराइज आफ्टर द एग्जिट ऑफ कस्टम पोर्ट। ठीक है, मतलब कि अगर आप यहाँ से बंदरगाह से बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद जब भी सूर्योदय होगा वो पहला पेज जो दिखेगा वो आयातक का स्थान, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर या ओनर ऑफ द गुड्स। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 36 इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल सर, इसका आंसर है आयातक। अगर माल की आयात करते हैं तो हु इज लाइबल टू टैक्स? सर, इंपोर्टर इज लाइबल टू टैक्स। मान लीजिए आपने यूएसए से इंडिया गुड्स मंगाया, तो हम टैक्स कहाँ लेंगे? आप बोलोगे हम यूएसए, तो हम यूएसए टैक्स ले जाएंगे क्या? अरे भाई, जहां आयातक का स्थान है, जो इंडिया में आपका जो प्लेस है, उस प्लेस पर आपको टैक्स देना है विदाउट एनी अदर फर्दर कंडीशन। क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, आयातक का स्थान। एकीकृत जीएसटी चुकाया जाता है पूर्ति करने वाले राज्य में, प्राप्तकर्ता के राज्य में, कहीं भी, या दिल्ली में? बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन। आईजीएसटी लगेगा, ये आपको पता था? आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन है आईजीएसटी कहाँ लगेगा, कहाँ चुकाया जाएगा? प्राप्तकर्ता वाले राज्य में या रिसिपिएंट वाले राज्य में, या दोनों में से तुम्हारी मर्जी है, जहाँ ले लो, या दिल्ली में? सब कुछ आपको कहाँ देना है? दिल्ली में। क्या है आपका आंसर? क्या है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का? बिल्कुल सही कहा सर, पूर्ति करने वाले राज्य पर जीएसटी जो है वो किस पर आधारित है? जीएसटी पूरा पूर्ति, सप्लाई पर आधारित है। जीएसटी का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस पर आधारित है? जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट सप्लाई मतलब कि पूर्ति पर आधारित है। पूरा जीएसटी कैसे चलता है? पूरा जीएसटी किस पर चलता है? सप्लाई आधारित चलता है, मतलब कि कैसे चलता है? पूर्ति पर आधारित चलता है। पूर्ति के पॉइंट पर ही आपके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी चार्ज होता है। 38 क्वेश्चन नंबर, अंतरराज्यीय पूर्ति पर कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन होगा? द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर इंटर स्टेट सप्लाई। बताइए सर, अगर आपने अंतरराज्यीय पूर्ति करी है तो टैक्स के भुगतान के लिए कौन लाइबल है? पूर्तिकर्ता, क्रेता, दोनों, या उपभोक्ता? सप्लायर, बायर, बोथ, या कंज्यूमर? बताइए, अंतरराज्यीय पूर्ति पर कर के भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी है? बताइए सर। कौन उत्तरदायी है? बिल्कुल सर, द आंसर इज सप्लायर। कौन लाइबल है? पूर्तिकर्ता। ए कौन लाइबल है? सप्लायर इज लाइबल। अगर सर, बात सिंपल सी है सर, पूरा का पूरा जीएसटी किस पर बेस्ड है? सप्लाई पर बेस्ड है। लाइबल कौन है? सप्लायर। क्रेडिट किसको मिलेगी? सप्लायर। मतलब शुरुआत में जब मैं खरीदूंगा तो मुझे क्रेडिट मिलेगी, जो खरीदेगा उसको क्रेडिट मिलती जाएगी। कौन सा प्लेस ऑफ ओरिजिन है? जहां से मैं सप्लाई करूं। कौन लाइबल है? मैं ही लाइबल हूं। तो जो सेल कर रहा है वही इन सारी चीजों के लिए, वही इन सारी पॉइंट्स के लिए लाइबल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कब वस्तु का प्रदाय अंतरराज्यीय पूर्ति माना जाएगा? व्हेन विल बी द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई? कब हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे? अच्छा पॉइंट है। मूविंग गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इंटर स्टेट कब माना जाएगा? जैसे कि राजस्थान से मैंने माल कहाँ भेजा? मैंने एमपी माल भेजा, क्या ये माना जाएगा? माल का आयात, मैंने इंडिया के बाहर से माल मंगाया। माल का निर्यात, मैंने एक्सपोर्ट किया, या उपरोक्त सभी? ऑल ऑफ द अबोव। बताइए। हाँ जी, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबोव।
क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। बोलिए, समझ में आया? इन सबको अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है। इसका मतलब इन सबके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। इन सबके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है? इन सबके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। हाँ जी, समझ में आया? तो इन तीनों को क्या माना जाता है? हाँ जी, इन तीनों को क्या माना जाता है? इन तीनों को ये माना जाता है कि ये आपका इंटर स्टेट है। कौन सा है? इंटर स्टेट है। और इसका मतलब क्या हुआ? चाहे आप इंपोर्ट करें, चाहे एक्सपोर्ट करें, चाहे दूसरे राज्य को माल भेजे, उसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अंतरराज्यीय पूर्ति है मध्य प्रदेश से यूपी, एमपी से यूपी, दिल्ली में क्रय, दिल्ली में विक्रय, दिल्ली में ही खरीद के दिल्ली में ही बेचा। संघ क्षेत्र के अंदर पूर्ति मतलब यूनियन टेरिटरी के अंदर, प्रदेश से बिक्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको तो कुछ भी हो जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो कुछ भी हो जाए, उसको छोड़ने का नहीं, उसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। बिना देखे आप बता सकते हो। इतनी क्लासों के अंदर मैंने रिवाइज कराया, क्या आंसर रहेगा? एमपी टू यूपी, एक राज्य से दूसरे राज्य को विक्रय करने को अंतरराज्यीय पूर्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरराज्यीय पूर्ति की आवश्यक शर्त क्या है? माल की पूर्ति, विक्रय संविदा के अंतर्गत एक माल से माल का संचालन, विक्रय के फलस्वरूप होना। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मूवमेंट ऑफ गुड्स। बहुत अंडरलाइन करवाया था इस वर्ड को मैंने, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है ना? तो सप्लाई ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और मूवमेंट ऑफ गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेल, और डी नन ऑफ डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या ये चारों को हम अंतरराज्यीय पूर्ति की आवश्यक शर्त मानेंगे? शर्तें कई हो सकती है, शर्तें कई हो सकती है। तो हिंट दे चुका हूं सर मैं, शर्तें कई हो सकती है मतलब ये सारी है? यस सर, सारी है। माल की पूर्ति, हाँ सर। विक्रय संविदा, हाँ सर। माल का संचालन, हाँ सर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, सीमा शुल्क क्या है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रांतीय या स्थानीय? कस्टम ड्यूटीज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोविंशियल फंड और लोकल टैक्सेस। बताइए ये किस रिलेटेड है? ये कस्टम्स का क्वेश्चन है। हम इसमें जीएसटी के साथ कस्टम भी कवर कर रहे हैं। बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सुना। ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है ये? ये टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। सीमा शुल्क कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सीमा शुल्क का आधार, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी? वस्तुओं का आयात, निर्यात, आयात या निर्यात, या उत्पादन। देखो, उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन करते हैं तो क्या लगता था पहले जमाने में? प्रोडक्शन ड्यूटी लगती थी, मतलब कि एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आप बोलेंगे सर ये कर देते हैं, नहीं सर। यहाँ समझिएगा कि यहाँ हम बात करते हैं कि सर सीमा शुल्क किस पर लगता है, तो सीमा शुल्क इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ किसका? इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इसका आंसर है। सिर्फ इंपोर्ट को मत कहिएगा, सिर्फ एक्सपोर्ट को मत कहिएगा। 44, सीमा शुल्क अधिनियम का वर्ष कौन सा है? कस्टम्स एक्ट कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए सीमा शुल्क अधिनियम का वर्ष। बिल्कुल सर, आंसर क्या है? डी, कस्टम्स एक्ट 1962। सीमा शुल्क की दृष्टि से माल में क्या क्या आता है? स्टोर, सामान, जलयान। स्टोर, गुड्स एंड शिप, या ऑल ऑफ द अबव? बताइए। स्टोर आता है, हाँ। सामान आता है, हाँ। जलपान आता है, जलयान आता है, भाई माफ कीजिएगा, जलपान नहीं, जलयान आता है। बिल्कुल आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्या आंसर होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। जीएसटी लागू होने के बाद आयात पर क्या लगता है? अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी या विशेष शुल्क? आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इंपोर्ट पर क्या लगता है? एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी या स्पेशल ड्यूटी? बताइए सर, क्या लगता है इसके ऊपर? बिल्कुल सही कहा, इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज होता है। और जिन बच्चों को ध्यान नहीं था वो भी ध्यान कर लीजिएगा कि इसके ऊपर है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब बीसीडी चार्ज होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, आप बोलेंगे हाँ सर बीसीडी तो लगेगा लगेगा, उसके साथ में आईजीएसटी लगता है। तो इसका मतलब अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी भी लगा रही सरकार? बिल्कुल सर, अगर आप इंपोर्ट करते हो सरकार जीएसटी भी लगा रही है। 47, सीमा शुल्क का प्रकार है मूल सीमा शुल्क, सामाजिक कल्याण, एकीकृत कर, सभी? बीसीडी, सोशल वेलफेयर या इंटीग्रेट या डी, ऑल ऑफ द अबव? सीमा शुल्क का प्रकार क्या है? मूल, सामाजिक, एकीकृत या सभी? बताइए सर। बिल्कुल सर, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है? डी, ऑल ऑफ द अबव। वर्तमान में मूल सीमा शुल्क की दर कितनी है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने कई बार क्लास में कराया है। जब भी मैंने जीएसटी स्टार्ट करा है तो हमारा जीएसटी का तो पूरा पॉइंट जो है, जो मेन कॉन्सेप्ट जो है, वो स्टार्ट ही यहीं से होता है। हमारी जीएसटी की वार्तालाप ही स्टार्ट होती है कि बीसीडी की जो रेट है वो कितना प्रतिशत है, वो बी मतलब कितना परसेंट है, वो 10% है। सामाजिक कल्याण अधिभार लगता है मूल सीमा शुल्क की राशि पर, आयात के कर योग्य मूल्य पर, ए और बी संयुक्त राशि पर या विशेष अतिरिक्त? बोलिए। सामाजिक कल्याण किस पर लगेगा? अरे यार, सबसे पहले गुड्स की वैल्यू जुड़ेगी, गुड्स की वैल्यू के ऊपर बीसीडी आएगा, बीसीडी के ऊपर सीवीडी आएगा, तो उसके बाद क्या लगेगा? सामाजिक शुल्क किस पर लगेगा? आयात राशि पर, द अमाउंट ऑफ बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, मूल सीमा शुल्क लगता है व्यवहार पर, कर निर्धारण पर, आयात पर या एफओबी पर? ट्रांजैक्शन पर, असेसमेंट पर, एट इंपोर्ट या एफओबी? बोलिए, किस पर लगता है? बिल्कुल, आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। मूल सीमा शुल्क एफओबी फ्री ऑन बोर्ड प्राइसेस पर लगता है। मैं लिख देता हूं किस पर लगता है? फ्री ऑन बोर्ड प्राइसेस पर लगता है। बिल्कुल सही आंसर दिया था। आंसर क्या है? डी। सही आंसर देने वाले में है रमेश। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। पहला क्वेश्चन, कर निर्धारण मूल्य में सम्मिलित नहीं होता है क्या चीज? पैकिंग, जहाजी भाड़ा, बीमा या बंदरगाह से गोदाम तक का किराया? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कस्टम्स ड्यूटी से रिलेटेड है। किससे है? तो इसमें जुड़ेगा क्या? पैकिंग, ठीक है, शिपिंग या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, और तीसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम, या चौथा है फ्रेट। बताइए सर, क्या इसमें से नहीं जुड़ता है? बंदरगाह से गोदाम, जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स मंगाया, कहाँ से? मैंने गुड्स मंगाया है जापान से, जापान से मैंने गुड्स मंगाया है। अब जापान से गुड्स अगर इंडिया तक आता है, ठीक है, तो यहां पर जो आपका शिपिंग, यहां पर से जो आपका शिप जा रहा है, उसकी कॉस्ट तो आपकी लगेगी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जापान से गुड्स आ रहा है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग वगैरह होगी। अब मान लो जापान में भी अंदर से कहीं से गुड्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या ये जो अंदर का जो एक्सपेंडिचर है इंक्लूड होगा या नहीं होगा?
क्वेश्चन ये है कि ये जो अंदर का एक्सपेंडिचर है क्या इसको हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, शुड दिस एक्सपेंडिचर विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट और शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन। तो क्या ये जो जापान के पोर्ट से यहाँ तक माल का आया है सर, यहाँ के बंदरगाह से यहाँ तक का जो खर्चा आया है क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं सर, इसके बाद का जो खर्चा है जापान के पोर्ट से इंडिया तक के आने का जो सारा खर्चा है वो कर निर्धारण में जुड़ता है, लेकिन जापान के पोर्ट तक का जो खर्चा है वो नहीं जुड़ता है। तो हमारा जो आंसर डी वाला जो खर्चा है ये नहीं जुड़ता है। तो सही आंसर क्या है हमारा? डी। सही आंसर क्या होगा हमारा? द। अगला क्वेश्चन, परिवहन लागत की अधिकतम सीमा कितनी है? ठीक है, इसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ जी, इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट? अधिकतम जो सीमा है वो कितनी है? आपको बताना है कि मैक्सिमम जो कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना यहाँ पर लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। ठीक है, उसके लिए 1 मिनट रुकिएगा। आपको बताना है कि उसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो कितनी है। तो जब भी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमम जो कॉस्ट लगती है वो होता है 20%। कितना लगता है? 20%। आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर दे दिया है अभी तक। रमेश बिल्कुल सही आंसर दिया है, सुरेश बिल्कुल सही आंसर दिया है, ज्योति बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो चाहती है कि आप शेयर करें इस वीडियो को। उनके बिहाफ में मैं कहना चाहता हूँ कि वापस से शेयर कर लीजिएगा। बिल्कुल सही सर, FOB का 20%। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी कर जीएसटी में समाहित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी? कौन सा जीएसटी में समाहित नहीं हुआ है, जो आज भी हमारे यहाँ पर रह गया है और उसको हमने समाहित नहीं किया? बताइए सर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल उत्पाद शुल्क या विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क? बताइए सर, कौन सा सम्मिलित नहीं है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी? एक्साइज, सर्विस, BCD या स्पेशल ड्यूटी? बिल्कुल सर, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी इसमें इंक्लूड नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन 55, जीएसटी में समाहित कर कौन सा है? द टैक्स विच इज समसमड अंडर जीएसटी, जिसको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया, जिसको जीएसटी में जोड़ दिया गया और उसके बाद से वो अब चार्ज नहीं किया जाता है। आपको क्या बताना है कि वो टैक्स जो जीएसटी में चार्ज नहीं किया जाता है वो कौन सा है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और द टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा जीएसटी में इंक्लूड कर दिया है और अब से वो चार्ज नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा टैक्स है जो जीएसटी में समाहित कर दिया गया है? बिल्कुल सही कहा सर। सर कौन सा टैक्स? सर्विस टैक्स। आंसर क्या है? बी। सर नाम ही क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले सर्विस टैक्स अलग से लगाया जाता था, सर्विस टैक्स एक्ट बना हुआ था, फाइनेंस एक्ट 1994 के थ्रू वो गवर्न होता था, पूरे के पूरे प्रोविजंस थे उसके, उस पूरे के पूरे प्रोविजंस को खत्म कर दिया गया और उसको जीएसटी में समायोजित कर लिया गया। इसलिए इसका नाम ही क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सर्विस टैक्स को भी खा गया पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56, जीएसटी लगाया जाता है माल एवं सेवा के क्रय पर, विक्रय पर, पूर्ति पर, परचेज, सेल और सप्लाई। जीएसटी की अगर कोई सी भी क्लास अगर आपने देखी है, मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास भी अगर देखी है, या एक मैराथन भी दे रखी है हमने हमारे चैनल पर, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, उसमें से कुछ भी उठाइए, आपको ये कॉन्सेप्ट, इसका आंसर तो आना ही आना चाहिए बिल्कुल। इसमें तो आपको गड़बड़ करनी नहीं चाहिए कि जीएसटी किस पर लगाया जाता है। जीएसटी इज चार्ज ऑन पूर्ति। जीएसटी किस पर लगाया जाता है? सप्लाई पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एमपी जीएसटी अधिनियम का वर्ष कौन सा है? एमपी जीएसटी कब से लाया गया? ये ध्यान रखिएगा कि जीएसटी एक ही लाया गया है ना, लेकिन हमारे पास जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें आता है सीजीएसटी, फिर अलग अलग तरह के क्या आते हैं? एसजीएसटी। हर स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? एसजीएसटी। तो मध्य प्रदेश का भी क्या है? एसजीएसटी। एमपी जीएसटी, मध्य प्रदेश जीएसटी। तो क्वेश्चन ये कि सर मध्य प्रदेश जो जीएसटी है वो कब लागू किया गया? ठीक है,
तो इसका आंसर क्या है सर? उसी सेम ईयर में 2017 में सीजीएसटी भी कब आया? 2017 में। एसजीएसटी भी पूछे कब आया? 2017 में। कोई पूछे जीएसटी कब आया तो 2017 में। कोई पूछे आईजीएसटी कब आया तो 2017 में। कंफ्यूज क्यों होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए सर। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं वही आंसर रहेगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सिंपल सा आंसर रहेगा, कब रहेगा? 2017 में आया। 58 जीएसटी लागू है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, यूनियन टेरिटरीज में या पूरे विश्व में? बताइए सर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं। जीएसटी कहाँ लगाया गया है? जीएसटी लगाया गया है होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में। ये मत लिख दीजिएगा कि हम जीएसटी पूरे वर्ल्ड में लगाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में ही जीएसटी कलेक्शन करते हैं। वो मोदी जी घूमते रहते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जीएसटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाया जाता है? भारत में लगाया जाता है। जीएसटी क्या है? केंद्रीय, संघीय, प्रांतीय, स्थानीय, सेंट्रल, फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है? बताइए सर। जीएसटी कौन सा टैक्स है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर गलती मत कीजिएगा। जीएसटी इज अ फेडरल टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है? संघीय कर है। अगर केंद्रीय होता तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रही होती, लेकिन इसमें क्या होता है? फेडरल। फेडरल का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, और कोई, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज है वो भी टैक्स लगाती है। तो हमारे पास ड्यूअल स्ट्रक्चर है, और जब भी कोई टैक्स जो है वो ड्यूअल स्ट्रक्चर पर काम करता है तो उसे हम बोलते हैं फेडरल टैक्स। कौन सा टैक्स बोलते हैं? फेडरल टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उत्पादन या मूल्य अनुसार। जीएसटी इज डीटीआईडीटी, एक्साइज या वैल्यू एडिशन या एड वैलोरम। बिल्कुल सर, जीएसटी कौन सा है? जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। आंसर क्या लिखेंगे अपन? कौन सा टैक्स है, कौन सा कर है? यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी लगाया जाता है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, दोनों द्वारा या स्थानीय संस्थानों द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, दोनों। क्वेश्चन की शुरुआत करते ही, कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते ही हम यही समझने की बात कर रहे थे। हम यही कॉन्सेप्ट समझ रहे कि जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट लगाती है। तो हम जब लिखते हैं जीएसटी तो इसके अंदर लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर लिखते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अंदर लिखते हैं यूनियन टेरिटरी। लोकल अथॉरिटीज नहीं लगाती, ठीक है, म्यूनसिपालिटी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये नहीं लगाती। इसके अलावा जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, यस सर। स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, यस सर। दोनों, यस सर। तो आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। बोथ द गवर्नमेंट विल चार्ज टैक्सेस। जीएसटी की विशेषता नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, विच इज नॉट द फीचर ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी का फीचर नहीं है, टैक्स ऑन इंक्रीज्ड वैल्यू, बढ़े हुए मूल्य पर कर लगाया जाता है। पहले चुकाए गए कर की प्रतिपूर्ति नहीं होती है। क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड अर्लियर, पहले चुकाए गए कर की क्रेडिट मिलती है। या डी, ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। बताइए सर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। हाँ जी बिल्कुल सर, ये अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल अप्रत्यक्ष कर है। क्रेडिट मिलती है, हाँ सर क्रेडिट मिलती है। इंक्रीज वैल्यू पर लगती है, यही तो हम कहते हैं वैल्यू एडिशन पर जो लगाया जाता है, जो माल के मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है, उसे ही हम जीएसटी कहते हैं। तो कौन सा बच गया? बी, नो रियम्बर्समेंट। अरे सर रियम्बर्समेंट क्यों नहीं करेंगे सर, किया जाता है। आंसर क्या होगा? बी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, कई बार करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और पता नहीं हर सरकार का ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चन होता है। हर सरकार का ये सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, और लगभग कई सारी भर्तियों में पूछा जाता है कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017। बिल्कुल सर, क्या बात है, सही आंसर देने वाले हैं।
वेरी गुड, कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, देख पा रहा हूँ। डी 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 डी, बिल्कुल द आंसर इज डी, 1 जुलाई 2017। क्या आंसर है? 1 जुलाई 2017। माल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, कौन सी चीज माल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? मुद्रा, क्या मनी पर जीएसटी लगेगा? अंश, शेयर सिक्योरिटी पर जीएसटी लगेगा? अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या डी ऑल ऑफ द अबव? बताइए सर, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसको माल मतलब गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखा है? क्वेश्चन क्या है? किसको गुड्स की कैटेगरी नहीं रखा है? तो ये सारी चीजें गुड्स की कैटेगरी में नहीं है। आंसर क्या है? आंसर डी। सर मनी पर जीएसटी नहीं लगता, शेयर सिक्योरिटी पर नहीं लगता, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं लगता, इनमें से किसी के ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। 65, कारोबार में निम्न सम्मिलित है: सेवा, वाणिज्य, निर्माण या उपयोग सभी, सर्विस, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, या डी ऑल ऑफ द। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड है? बिल्कुल सर, एक बिजनेस में सब कुछ इंक्लूड है। चाहे आप सर्विसेज दें, चाहे आप माल बेचें, आप माल का निर्माण करें, आप बड़े पैमाने पर माल का निर्माण करें, आप होलसेलर है, ट्रेडर है, रिटेलर है, ठीक है, आप फूड सर्विसेज सप्लाई करते हैं, आप होटल बिजनेस चलाते हैं, कोई सा भी काम करें, आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सप्लाई करने के बिजनेस में लगे हुए हैं, सारी चीज़ें बिजनेस मतलब कि व्यवसाय मतलब कि कारोबार की परिभाषा में शामिल है। ऑल थिंग्स आर लायबल टू जीएसटी। 66, कारोबार के स्थान में क्या क्या सम्मिलित है? माल की आपूर्ति का स्थान, गोदाम, लेखा पुस्तकों को रखने का स्थान, या उपयोग सभी? प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर हाउस, प्लेस ऑफ कीपिंग एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या डी ऑल ऑफ द अबोव? बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कहां करें इसमें, कंप्यूटेशन कहां करें? कारोबार के स्थान में क्या सम्मिलित है? कारोबार के स्थान में ये सारी चीजें सम्मिलित है। माल की पूर्ति का स्थान हो, गोदाम हो, लेखा पुस्तकें हो, या उपयोग सभी? आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। सर माल के पूर्ति में सभी, जहां पर कहीं भी आप लोग देखो, अगर हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, आप लॉजिक समझिए, अगर मान लो मैं गलती से कारोबार के स्थान में ये इंक्लूड नहीं करता, कोई एक चीज़ मान लो इसमें से मिस हो जाती, मान लो माल की पूर्ति का स्थान या गोदाम या कुछ भी क्या हो जाता, मिस हो जाता। अगर कुछ भी चीज़ वहाँ पर मिस हो जाती, कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर छूट जाती, कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर लिखना रह जाती, तो क्या होता? गवर्नमेंट उस प्लेस पर जा ही नहीं पाती, और हमें तो उस प्लेस पर जाना है, हमें तो उस प्लेस पर पहुँचना है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो हमें उसको चेक करना है, कोई भी गड़बड़ होती है तो उसे हमें चेक करना है। तो कारोबार के स्थान में सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त पूर्ति की दशा में क्या लगता है? कौन सप्लाई की बात कर रहे हैं? मिक्स सप्लाई, मिश्रित आपूर्ति, संयुक्त सप्लाई। हमने दो तरह की सप्लाई के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक होता है मिक्स सप्लाई, एक होता है कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में है? ये कंपोजिट सप्लाई के बारे में है। समझना कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। जैसे कि मान लो आपने एक होटल रूम बुक किया, ठीक है, अब आपने जो होटल रूम बुक किया है उसके ऊपर क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। अब उस होटल में ही आप खाना भी खाते हो, उसी होटल रूम के अंदर आप स्पा फैसिलिटी भी लेते हो, पूल एक्सेस भी लेते हो। अब ये सारी चीज़ें आप ले रहे हो, तो ये जो होटल का रूम है इसका चार्ज, पूल आपने किया, स्पा आपने किया, डिनर आपने किया, ये सब कुछ किया, और मान लो उसका बिल आया आपका 6,000 रुपये। तो क्वेश्चन आता है जीएसटी। मान लो होटल के ऊपर जीएसटी की रेट है 18%, रूम के ऊपर, पूल के ऊपर है 5%, स्पा के ऊपर है 28% और डिनर के ऊपर है 5%। तो कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी?
तो इसका आंसर है कि अगर ये कौन सी आपूर्ति है, संयुक्त आपूर्ति है, तो जो मुख्य आपूर्ति थी, आपने सबसे पहला जो काम था वो क्या था, आपका सबसे पहला जो काम था वो होटल रूम को बुक करना था। आपका सबसे पहला जो काम था वो क्या था, वो था होटल रूम को बुक करना। तो मुख्य आपूर्ति की दर से इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। 68, पूर्ति में क्या सम्मिलित है, माल की पूर्ति, सेवा की पूर्ति, दोनों की पूर्ति या उपरोक्त सभी? सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस, दोनों या उपरोक्त सभी? डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। जब हम बात करते हैं पूर्ति, सप्लाई इंक्लूड, सेक्शन 7 को डिटेल में मैंने आपको समझाया था, सेक्शन 7 को मैंने आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाया था सेक्शन 7 को। इसमें क्या शामिल है, इसमें सब कुछ शामिल है, डी उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा, डी उपरोक्त सभी। हाँ जी। क्वेश्चन 69, राज्य के अंदर पूर्ति पर कौन सा कर लगाया जाता है? विच टैक्स इज लेविड ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट? सीजीएसटी, एसजीएसटी, दोनों या आईजीएसटी? बताइए। कौन सा टैक्स लगाया जाता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, दोनों या आईजीएसटी? बताइए। राज्य के अंदर पूर्ति पर, बिल्कुल सर। हमने कहा है कि अगर आप कौन सी सप्लाई करते हैं, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर लगता है एसजीएसटी, सीजीएसटी। अगर आप इंटर स्टेट करते हो तो उसके ऊपर कौन सा लगता है, आईजीएसटी। इंटर स्टेट पर कौन सा लगता है, आईजीएसटी। बोलिए, समझ में आया? ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताइए? आंसर होगा सी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 70, पूर्ति के क्षेत्र अधीन कौन कौन सी पूर्तियां सम्मिलित है? पूर्ति के क्षेत्र के अधीन, पूर्ति के क्षेत्र के अधीन कौन कौन सी पूर्तियां सम्मिलित है? प्रतिफल के साथ पूर्तियां, बिना प्रतिफल की पूर्तियां, दोनों या कोई नहीं? व्हाट आर द वेरियस सप्लाई इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ सप्लाई? बताइए। पूर्ति के क्षेत्र में हम किसे किसे सम्मिलित करते हैं? पूर्ति के क्षेत्र में हम किसे किसे सम्मिलित करते हैं? प्रतिफल के साथ, बिना प्रतिफल की, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल सर, आंसर क्या है? आंसर है सी, बोथ ऑफ अबोव। क्या आंसर है? बोथ ऑफ अबोव। क्वेश्चन नंबर 71, आयात में निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एक्सजीएसटी या दोनों? आयात पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? अभी हमने कस्टम के जब क्वेश्चन किए थे तो समझिएगा, जब भी आप आयात करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने पर कौन सा लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, बोलिए, समझ में आया? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 72, रिवर्स चार्ज में कर दायित्व होता है। रिवर्स चार्ज हैज टैक्स लायबिलिटी। बताइएगा। अभी तक हमने फॉरवर्ड चार्ज के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अब अगला जो क्वेश्चन है ये रिवर्स चार्ज के बारे में है। आपूर्तिकर्ता पर, प्राप्तिकर्ता पर, अनरजिस्टर्ड पर या उपयुक्त में से किसी भी व्यक्ति पर, ऑन सप्लायर, ऑन रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड या एनी ऑफ द। बताइए सर कि ये जो रिवर्स चार्ज है इस पे कर दायित्व किसके ऊपर होता है? पूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, अनरजिस्टर्ड या उपयुक्त किसी भी व्यक्ति के ऊपर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। ये समझिएगा, हमारे पास में दो तरह का चार्ज मैकेनिज्म होता है। पहला जो मैकेनिज्म होता है उसे हम बोलते हैं एफसीएम और दूसरा होता है आरसीएम। फॉरवर्ड चार्ज में कौन टैक्स लगाता है? सेलर, जो माल बेच रहा है वो लगाता है। और आरसीएम में कौन लगाता है? परचेजर, या हम कह सकते हैं रिसिपिएंट। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन में ले चुका हूं। रिसिपिएंट, जो व्यक्ति माल को खरीद रहा है उसे टैक्स देना होगा अगर हमारे पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है।
तो ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जब हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो कौन दे रहा है सर? अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं, वह व्यक्ति जो माल को प्राप्त कर रहा है। अच्छा समझिएगा, अब बोलेंगे सर प्राप्तकर्ता भी क्या रजिस्टर्ड होगा? बिल्कुल सर, एक प्राप्तकर्ता को भी क्या बनना होगा? रजिस्टर्ड बनना होगा। अगर उसे आरसीएम के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आरसीएम के अंदर उसे भी क्या होना होगा? रजिस्टर्ड होना होगा। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर देने वालों में है रजत जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। पिंकी बिल्कुल सही, वेरी गुड पिंकी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। आंसर क्या है? आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और जल्दी आंसर दीजिएगा। पुराने क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में आपने बहुत टाइम लगाया था, इस बार जल्दी आंसर दीजिएगा। कंपोजिशन की दशा में कुल टर्नओवर की अधिकतम सीमा, द मैक्सिमम लिमिट फॉर टोटल टर्नओवर, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़, बताइए कंपोजिशन में अधिकतम कितना लगता है? बताइए। हाँ जी, कंपोजिशन में अधिकतम कितना? कंपोजिशन की दशा में कुल टर्नओवर की अधिकतम सीमा 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़, बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 70, कंपोजिशन में मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है रमेश ने, रमेश बिल्कुल सही आंसर दिया है। फिर दिया है राजेश ने, पिंकी जी ने, ज्योति बिल्कुल सही सर। आंसर है 1.5 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है, किसी भी सूरत में आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हो। क्वेश्चन 74, जीएसटी कर आप आरोपण एवं संग्रहण की धारा कौन सी है? फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो कहां पर लगता है? बता देता हूं, सेक्शन 7 किसके लिए लगता है? ये लगता है सप्लाई के लिए, मतलब कि पूर्ति के लिए। सेक्शन 8 किसके लिए लगता है? सेक्शन 8 लगता है मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई के लिए। तो बचा ही कौन सा? सेक्शन 9। और कभी गलती से ऑल ऑफ द किसने लिखा है रे? एक बच्चे का आंसर डी। अरे ऑल ऑफ द तीनों धारा में कैसे हो सकता है? कोई एक धारा ही होगी ना भाई। क्या आंसर होगा? सी। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। माल की पूर्ति का समय कौन सा होगा? टाइम ऑफ सप्लाई एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एमपीएटी वाली क्लासेस में जाकर के देखिएगा, अभी जाकर के वहां पर लिखा है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन है। क्लास अटेंड करिए, 100% क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं किया तो अभी देखिए सर, अभी कराते हैं। माल की पूर्ति का समय, बीजक जारी करना मतलब बिल डाला, या पैसा आ गया, या दोनों में से जो भी पहले हो जाए। एनी अब तो हो ही नहीं सकता, दी तो आंसर है ही नहीं। बिल्कुल पहले आंसर कौन देता है? देखिए जी, मौर्य जी, बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया है मौर्य जी का। उसके बाद सेकंड आंसर जल्दी दीजिए सर, जल्दी आंसर दीजिए। व्हाट विल बी योर आंसर अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह का होता है? बिल्कुल आंसर क्या होगा? दोनों में से जो भी पहले हो जाए। तो या तो हम इनवॉइस इशू कर दें, या आप क्या रिसीव कर लो? पेमेंट रिसीव कर लो, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी पहले होगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सेवा की पूर्ति का समय कौन सा होता है? द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सर्विस। बीजक जारी करने की तिथि, भुगतान प्राप्त करने की तिथि, बीजक नहीं जारी करने पर सेवाधार की तिथि, या उपरोक्त में से जो भी पहले हो। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और एज मेंशन्ड अबव। बोलिए सर। बोलिए सर, सेवा की पूर्ति का समय कौन सा होगा?
सेवा की पूर्ति का समय कौन सा होगा। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट है, ये हम आपको क्लास में डिस्कस करवा चुके हैं। हमने पूरी क्लास ली थी टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जैसे ही कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो वहां पर हमने डिटेल बात करी थी कि आपका ऊपर जब अगर हम बात करते हैं इनवॉइस सेवा की पूर्ति का समय, तो सबसे पहला कौन सा होगा, ठीक है, या तो इनवॉइस या पेमेंट या प्रोविजन। अगर आपने इनवॉइस नहीं दिया है तो प्रोविजन, ठीक है। और हमने क्या कहा था, विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा प्रोविजन भी रिवाइज करवाता है। सेक्शन 12 और 13 जो जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई है वो भी पूरा समझाता है और डिटेल में आपको जानकारी भी देता है कि कौन सा पढ़ना है, कब कौन से पढ़ना है और कैसे आंसर का सॉल्यूशन भी आपको करना है। तो सेवा की पूर्ति का समय कौन सा होगा, बताइए सर, सेवा की पूर्ति का समय कौन सा होगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, प्रोविजन या विचएवर इज अर्लियर। तो आंसर क्या होगा, इन तीनों में से जो भी सबसे पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 72 स्क्रीन के सामने। पूंजीगत माल व इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट किस्तों में उपलब्ध होगी। कितनी किस्तों में उपलब्ध होगी ये आपको बताना है। कितनी किस्तों में उपलब्ध होगी ये आपको बताना है। बताइए सर, कितनी किस्तों में उपलब्ध होगी। 36 किस्तों में, 12 किस्तों में, एक किस्त में, या बताइए। हाँ जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट इन कितनी इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगी। 36 किस्त में, 12 किस्त में, एक किस्त में या 6 किस्तों में। 6 इंस्टॉलमेंट में। देखिए, जब हम बात करते हैं इनपुट की तो समझिएगा, यहां पर जब भी हम बात करते हैं इनपुट की तो इनपुट जो है वो आपको कितने टाइम अवेलेबल, तो सर इनपुट आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में पूरी की पूरी क्रेडिट आपको अलाउड हो जाएगी विदाउट एनी अदर एक्सेप्शन। समझिएगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब पूंजीगत माल। अच्छा, क्वेश्चन जब आया है तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिससे मैंने वादा किया था। तो क्वेश्चन है कि सर मान लो अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल गुड्स, तो हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है। हम जो है सारे के सारे गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है, कैपिटल गुड्स, और दूसरा होता है इनपुट। अब इनपुट क्या होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो इसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रॉ मटेरियल। और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल गुड्स। जैसे कि मान लो हमारी मशीन, मैं आपको और इजी एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। मान लो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हम इस तरह के पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम पेन बनाते हैं, ठीक है। तो हम पेन बनाने की मशीन लेकर के आए, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। अब पेन के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, प्लास्टिक की जरूरत है, इंक की जरूरत है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाते हैं रॉ मटेरियल, मतलब कि इनपुट। बोलिए, क्या दोनों में समझ में आया, इनपुट किसे कहते हैं और कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं। तो पूंजीगत माल और प्लांट एवं मशीनरी के मूल्य के कर संबंधी भाग पर हास का दावा करने पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकृत है या नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, पढ़िए सर इंग्लिश में क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, जोर लगाइए सर, क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे आप। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। अभी तक जो आंसर दिया है उसमें दे चुके हैं ज्योति जी, मौर्य जी, ये अजीब अजीब से नाम रखते हैं आप लोग। हाँ, मैं आपका कमेंट बिल्कुल देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं सर, मैं आपके कमेंट बिल्कुल देख रहा हूँ। आप जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल मेरी निगाहों के सामने सारे आंसर्स हैं आपके। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया मैंने। हाँ जी, तो समझिएगा, अगर आप कैपिटल गुड, जैसे कि मान लो मैं आपको मशीन लेकर के आया, ठीक है, तो मशीन के ऊपर इनकम टैक्स में हम क्या बोलते हैं कि सर वहां पर तो डेप्रिसिएशन मिलता है, मतलब कि मूल्यह्रास मिलता है, ठीक है।
तो यहां पर क्या लिखा है, कर संबंधी भाग पर हास नहीं मिलेगा, नो डेप्रिसिएशन, नो टैक्सेशन, नो पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स पोर्शन इज फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपका क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर डेप्रिसिएशन ले लिया तो डेप्रिसिएशन या तो छोड़ दीजिए या क्रेडिट छोड़ दीजिए, दोनों में से एक चीज मिलेगी आपको। तो हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स में साफ साफ लिख दिया है कि जो टैक्स अमाउंट है, जैसे कि मान लो आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। और मान लो इसके ऊपर आईजीएसटी लगा हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर इस पर डेप्रिसिएशन कौन से कंपोनेंट पर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मशीन है इस पर आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। और ये जो आईजीएसटी का है इस पर क्या मिलेगी आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बोलिए समझ में आया अच्छे से? चलिए 7 इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति के मूल्य के भुगतान की समय सीमा कितनी है? समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को माल बेचा, ठीक है। तो पेमेंट कौन करेगा, इन्होंने क्या दिया है, गुड्स दिया है या सर्विसेज दी है, और ये क्या करेंगे, इनको पेमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पेमेंट कितने समय में हो जाना चाहिए? हाँ जी बताइए, पेमेंट कितने समय में हो जाना चाहिए? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट, बताइए। बिल्कुल सही कहा सर, 180 दिन के अंदर। सही जवाब देने वालों में है टीना जी, पिंकी जी, साहिल, समर्थ, समर्थ या समर्थ जो भी है, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, इन बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 180 डेज के अंदर मिस्टर वाई को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, नहीं तो आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बड़े आते हैं तो कुछ क्वेश्चन छोटे भी आते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साधन सामग्री पर आईटीसी की दर कितनी है, द रेट ऑफ आईटीसी ऑन इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल, बताइए। इस पर टैक्स की, क्रेडिट की दर कितनी है, बताइए सर। साधन सामग्री पर टैक्स की, क्रेडिट की दर कितनी है, ठीक है। तो साधन सामग्री मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट मटेरियल हो गया, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल पर जो कच्ची सामग्री वगैरह है, साधन सामग्री है, इसके ऊपर 100% क्रेडिट मिल जाती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो जो भी आप माल खरीद रहे हैं सबके ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगी विदाउट एक्सेप्शन। 81 आईटीसी घटाई जाती है, आईटीसी इज रिड्यूस फ्रॉम जीएसटी में से, इनकम टैक्स में से, व्यवहार मूल्य में से, या कर निर्धारण। जीएसटी पेबल, इनकम टैक्स, ट्रांजैक्शन या असेसमेंट, बताइए। बिल्कुल सर, ये जीएसटी में से दे, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे जीएसटी पेबल माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये आपको टैक्स क्या आ जाएगा, आपका पेबल आ जाएगा। इतना अब आपको देना पड़ेगा, जो लास्ट पेमेंट है ये आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रत्येक क्रेता पंजीकृत को
पंजीकृत विक्रेता या ठीक है, कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट किससे प्राप्त होती है, इज अवेलेबल। हाँ जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट किससे अवेलेबल होती है, बताइए सर। सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल सही कहा, सही आंसर देने वाले में बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने सर। इन्हीं लोगों को क्या मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी, बाकी लोग क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, बाकी लोग क्रेडिट के लिए एलिजिबल ना जी। कंपोजिशन की दशा में आगतों का क्रेडिट कितना होगा, कंपोजिशन की दशा में आगतों का क्रेडिट कितना होगा, बताइए। क्रेडिट ऑन इनपुट इन केस ऑफ कंपोजिशन प्राप्त होती है, नहीं होती है, कुछ मिलेगी, केवल पूर्तिकर्ता को मिलेगी, बताइए। क्या आंसर होगा, बी डज नॉट रिसीव। क्या आंसर होगा, बी डज नॉट रिसीव। समझ में आया क्या आपको? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्त, कंडीशन क्या है? टैक्स इनवॉइस, कर बीजक, माल की प्राप्ति, रिसीट ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। बोलिए, इनवॉइस, रिसिट, पेमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्तें क्या हैं? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की ये सारी शर्तें हैं। बताता हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब एलिजिबल होंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के एलिजिबल होने की पहली शर्त है कि आपके पास में एक इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, आपके पास माल आ जाना चाहिए। अगर आपके पास माल नहीं आता और खाली इनवॉइस है तो आपको क्रेडिट अलाउड नहीं होगी। तीसरा, आपको टैक्सेस का पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं किया तो भी क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगी। और बता देता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए माल इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आती तब तक भी क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब जाकर के आपको क्रेडिट मिलेगी, बाकी आपको क्रेडिट अलाउड नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। डीजल और पेट्रोल पर, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार चीख चीख के बोला है, कुछ तो हमने इसके शॉर्ट्स भी बनाए हैं कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी की दर क्या है, बताइए सर। पेट्रोल और डीजल पर बिल्कुल सही आंसर दिया है मौर्य जी ने, राहुल, ज्योति, टीना। अरे अरे ये उलझ गए, रमेश जी उलझ गए आंसर देने में। अरे पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल के ऊपर। देखिए सर, एग्जामिनर आपसे कैसे घुमाता है, समझने की कोशिश करिए। एग्जामिनर आपको यहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी लागू नहीं होता है सर, पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। 86, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित घासलेट पर जीएसटी की दर क्या होगी? जो घासलेट डिस्ट्रीब्यूट होता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, उसके ऊपर घासलेट, केरोसिन ऑयल बोलते हैं हम इसे, इसके ऊपर जीएसटी की दर क्या होगी, बताइए सर। घासलेट के ऊपर जीएसटी की दर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 86, बताइए। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एटीएफ मतलब होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, फिर है पेट्रोल, फिर है नेचुरल गैस,
ऐसे 4 और 5 तरह के प्रोडक्ट को जीएसटी से एग्जम्प्ट किया हुआ है, लेकिन केरोसिन, वैसे पीडीएस के अंदर का जो केरोसिन था सरकार ने उसको बंद कर दिया है, अब से कई सालों से बंद कर दिया है, लेकिन जो फाइनल आंसर था उसका वो था बी, मतलब कि 5% उसके ऊपर जीएसटी की रेट प्रेस्क्राइब्ड है। फिर सरकार ने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो अब से वो चार्जेबल नहीं होता, बट हाँ ठीक है 5% रेट उसके ऊपर प्रेस्क्राइब्ड है। ठीक है, अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन करके नहीं समझा सकता, कि कुछ चीजें जो होती है वो आपको याद रखनी पड़ती है बेटा, उसका कोई मूल स्वभाव नहीं है सर, उसका मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको वो चीजें याद ही रखनी है। अगला, कर योग्य माल पर जीएसटी की दरें क्या है? 2, 5, 7 या अनेक? बताइए, याद कीजिए फटाफट से। हाँ एक तो वो थी, एक वो थी, कौन कौन सी दरें थी? तो मैं बताता हूँ सर, पहली रेट है 0%, 0%, माफ कीजिएगा 0%, दूसरी है 1%, 5%, 12% और 28%। तो कितनी हो गई कुल मिलाकर के? 5 दरें, तो ये हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसके ऊपर? 5 दरें प्रेस्क्राइब अभी भारत सरकार ने कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 88, सोने चांदी के आभूषणों पर जीएसटी की दर है। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी पर जीएसटी की रेट कितनी है? बताइए, 25, 3, 5 या 12? आभूषणों पर बताइए, आभूषणों पर जीएसटी की रेट कितनी है? आप में से कितने लोगों ने आभूषण लिए हैं? कम से कम सारी लड़कियां तो लिख ही दीजिए, आपने तो लिए ही हैं आभूषण। ये कौन लिख रहा है कि सर आपके ने भी पहन रखा है? बिल्कुल, तो अगली बार ध्यान रखिएगा कि जब आप परचेजिंग कर रहे हो, जब आप माल खरीद रहे हो, तो हो सकता है उसी परचेजिंग से उठा करके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अब क्वेश्चन आ गया है तो बता ही देता हूँ कि रेस्टोरेंट से अगर आप जब माल खरीदते हैं तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। आप कभी खाना खाने जाएंगे और नॉर्मल ढाबे वगैरह पे खाना खाते हैं तो ठीक है, वो बिना बिल के काम चल जाता है। अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ 5% लगता है, 2.5% CGST, 2.5% SGST। अब बताइए अमीर लोगों, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसके ऊपर जो रेट होगी वो कितनी होगी? बी, 3%। कितनी लगी? 3%। 1 अप्रैल 2019 से माल के पूर्तिकर्ता की दशा में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कब? यदि कुल वार्षिक आवर्त है 5 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 25 लाख से अधिक और 40 लाख। बोलिए। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी इन केस सप्लायर ऑफ गुड्स फ्रॉम 1 अप्रैल। बताइए कब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है? पूरा है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था आपको, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बताइए क्या इसकी अमाउंट है? सही आंसर दिया है। अरे इसमें कैसे गलती कर रहे हो? 20 लाख, 20 लाख तो सर्विसेज के लिए है भैया। अगर हम बात करते हैं गुड्स की, अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं वस्तु की, तो वस्तु के ऊपर जो रेट है वो 40 लाख रुपए है। 90, जीएसटी के अंतर्गत किसी व्यापारी का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडर अंडर जीएसटी, अनिवार्य, स्वैच्छिक, दोनों या कोई भी? ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, वॉलेंट्री होता है, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या नन ऑफ दो? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 90 डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं सर, दोनों हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, चाहे तो रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। बोलिए, क्या आपको समझ में आया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 91, पूर्व में वेट के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी जीएसटी में माने जाएंगे? स्थानांतरित, अपंजीकृत, पुराने या मान्यता प्राप्त? देखिए जब जीएसटी एक्ट आया 2007 के अंदर, 2017 के अंदर, माफ कीजिएगा, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी आया तो उससे पहले भी तो व्यवसाय होता था, उससे पहले भी तो बिजनेस चलता था, उससे पहले जो व्यवसाय होता था, तो जो पुराने ट्रेडर उन्हें भूल थोड़ी जाना है क्या? तो अगर जो हमारे पुराने ट्रेडर है
वो कौन से ट्रेडर कहलाएंगे? बताइए, उन्हें हम क्या नाम देंगे? पुराने ट्रेडर्स को हम नाम क्या देंगे? बिल्कुल, क्या आंसर होगा? ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित, रजिस्टर्ड व्यापारी। ठीक है, वो भी ट्रांसफर्ड ही रहेंगे। अनिवार्य पंजीयन की दशा में आवेदन न करने पर अर्थदंड कितना लगाया जाएगा? अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी। क्वेश्चन ये है, पेनल्टी कितनी लगेगी? हाँ जी, अनिवार्य पंजीयन की दशा में आवेदन न करने पर कितना अर्थदंड लगाया जाएगा? बिल्कुल सही सर, 10,000 रुपए। सही आंसर दिया है पिंकी जी और मोरिया जी ने, बिल्कुल सही आंसर दिया है। 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी जाएगी। कितने दिनों के अंदर पंजीयन कराना चाहिए? बताइए, व्यवसाय चालू हो गया, अब कितने दिन में व्यवसाय कराना चाहिए? पंजीकरण के दायी होने के मात्र 60 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, या मर्जी है जब करा लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है क्या? पढ़ लीजिए सर, कितने दिन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? 60 डेज, 30 डेज? बताइए सर। क्लास में क्वेश्चन भी मैंने कई बार करवाया है, बताइए सर। बताइए सर। बिल्कुल सही कहा सर, 90 डेज के अंदर, नहीं सर, 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कितना दिन? मैक्सिमम जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ेगा। अगर नहीं कराते हैं देन यू आर लाइबल फॉर पेनल्टी। पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन है? ठीक है, हम लास्ट वाले जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आज हमारी लास्ट क्लास है, 4 दिन से हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम वेट बिल्कुल लेंगे। ठीक है, उसके बाद वेट के अंदर हम 100 क्वेश्चन और करेंगे। 23 तारीख से हमारी वेट वाली सीरीज भी शुरू होगी, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन है? 1 साल, कोई वैधता नहीं है, निरस्तीकरण तक, या 5 वर्ष तक? बताइए सर। बताइए सर। क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। वैलिड टिल कैंसिलेशन, मतलब मैं एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ और मैं लाइफ टाइम चलाता रहूँ। एक व्यवसाय चालू किया है तो बंद तो करेंगे नहीं, तो मान लो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में व्यवसाय वो करता हूँ, तो जब तक मैं खुद जाकर के उसे कैंसिल नहीं कराऊंगा तब तक डिपार्टमेंट उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। निम्नलिखित में से किस कारण से पंजीयन में संशोधन अपेक्षित है? पंजीकृत व्यक्ति के नाम से परिवर्तन, पंजीकृत की संगठन संरचना, कंपोजिशन, या उपयुक्त सभी? हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से। हाँ जी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अमेंडमेंट रिक्वायर्ड इन द रजिस्ट्रेशन? इनमें से कौन से कारण में आपको रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करवाना होगा? बताइए सर।
बिल्कुल सर, ये सारे ही कारण, आप चाहे व्यवसाय का नाम बदल दीजिए, चाहे आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल दिया, जैसे कि मान लो आपने पहले कंपनी थी, अब फर्म बना दिया, फर्म की जगह प्रोप्राइटरशिप बना ली, प्रोप्राइटरशिप को किसी और में कन्वर्ट कर दिया, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इंट्रोडक्शन फॉर कंपोजिशन टू रेगुलर, रेगुलर से कन्वर्ट हो जाते हैं, तो भी आपको अमेंडमेंट करवाना होगा रजिस्ट्रेशन में। अगला, ऐच्छिक पंजीकरण का को कब निरस्त किया जा सकता है? कि मान लिए आपने व्यवसाय शुरू किया, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ा, और टर्नओवर नहीं बढ़ा है, फिर भी आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, तो करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब आपने व्यवसाय प्रारंभ ही नहीं किया, तो क्या मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता हूँ? क्या डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है क्या? और कर सकता है तो वो कौन कौन सी कंडीशन या सिचुएशन हो सकती है? ठीक है, हाँ जी बताइए, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इफ such a person does not start the business in 6 months, change in the structure, नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर 6 और 3 consecutive पीरियड, या डी ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही कहा सर, सही आंसर दिया है कई बच्चों ने, आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 97, कर बीजक कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? टैक्स इनवॉइस जो है वो कितने फॉर्म में, कितनी कॉपीज में आपको क्रिएट करना पड़ता है? बताइए, 2, 3, 4 या 5? बताइए सर, कितनी कॉपीज में आपको टैक्स इनवॉइस जो है वो बनाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, 3 कॉपीज में आपको बनाना पड़ता है, 3 कॉपीज में। ओरिजिनल एक तो कौन सी रहती है आपके पास? ओरिजिनल किसके लिए? परचेजर के लिए, जो वह खरीद रहा है। फिर एक डुप्लीकेट होती है, वो किसके लिए होती है? ट्रांसपोर्टर के लिए। और तीसरी ट्रिप्लीकेट, 3 कॉपी, तीसरी कॉपी आपके लिए। 98 क्वेश्चन। बने रहिए क्लास में, 2 क्वेश्चन और हैं, अभी बने रहिए। कर बीजक जारी किया जाता है पंजीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा, रजिस्टर्ड वाला, कर मुक्त माल के पूर्तिकर्ता, कंपोजिशन, या सबके द्वारा? बोलिए, टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है? कौन करेगा? पंजीकृत पूर्तिकर्ता, बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। कौन करेगा? पंजीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा आपका जो है वो बिल इशू किया जाता है। 19, माल की पूर्ति का कर बीजक जारी करने की समय सीमा क्या है? द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। व्हाट इज द टाइम लिमिट? बताइए सर, इसकी टाइम लिमिट आपके लिए क्या रहेगी? हाँ जी, पूर्ति के पूर्व, पूर्ति के समय, दोनों में से कोई भी, या भुगतान के समय? बताइए सर। बिल्कुल सर, आइदर ऑफ टू, या तो पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय आपको इनवॉइस इशू करना ही करना है। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, सेवा की पूर्ति की दशा में कर बीजक कब जारी किया जाता है? द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। बताइए सर, क्या है इसकी? बिल्कुल सर, सही कहा। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चंस, जीएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट किए। चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से प्यार हमारे वीडियो पर बनाए रखिएगा। हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स और लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।